आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई जिसको मैं भारतीय राजनीतिक दृष्टि से और 2024 के इस चुनाव की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट बात मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जो चुनाव हुए थे तब 400 पार 4 जून 400 पार कह रहे थे और तीसरी बार मोदी सरकार और आएगी कि नहीं, और सब लोगों से हाँ, लाखों की संख्या में लोग उनकी सभा में उपस्थित हाँ बोलते और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे पूरे देश में। 4 चरण हो गए चुनाव के। 5वें चरण के चुनाव में आज हरियाणा के सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया। मैं इसको पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट भाषण मानता हूं। तमाम बातें जो उन्होंने कही, कांग्रेस घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, ये वो सब मैं तो सुन चुका 100 बार, आप भी सुन चुके, और वो आरोप है बीजेपी का कांग्रेस पर। आज उन्होंने एक नई बात कही जिसकी मुझे तो कम से कम आशा नहीं थी कभी वो जुबान पर ये बात लेके आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईडी गठबंधन की सरकार बनती है तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। ईडी गठबंधन की सरकार बनने का सवाल आ कहां गया, कैसे उठ गया? इसलिए कि आप हरियाणा में हैं इसलिए, या कि चुनाव के चौथे चरण के बाद आप कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं? दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। हरियाणा में इस वक्त उनकी सरकार एक तरह से अल्पमत में आई हुई बताई जा रही है क्योंकि 3 निर्दलीय ने समर्थन वापस ले लिया। जननायक जनता पार्टी को उन्होंने पहले अलग कर दिया था जो उनके साथ पार्टनर थी, और हरियाणा जाट वर्सेस अदर्स हो जाए इसकी कोशिश चल रही है। खट्टर भी गैर जाट मुख्यमंत्री थे, नायब सैनी भी गैर जाट मुख्यमंत्री थे, पर यह प्रयोग 2 बार के बाद अब तीसरी बार, दूसरी बार में भी वो पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए थे, तीसरी बार अब जब लोकसभा चुनाव है और फिर विधानसभा चुनाव भी है, तब आज उन्होंने ये क्या कह दिया कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सही है कि भाजपा का राज आता है तो अटल बिहारी का मतलब अटल बिहारी, एक बार बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार बने। भाजपा का राज आता है तो नरेंद्र मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी एक बार बने, दूसरी बार बने या तीसरी बार बने। एक अनुशासित पार्टी जिसमें कोई अंतर्विरोध है तो सरफेस पर नहीं है, जनता के सामने नहीं, मीडिया में नहीं। एक नेता है, सब अनुशासित लोग हैं। लेकिन गैर भाजपाई जब भी प्रधानमंत्री बने देश में, कांग्रेस को छोड़ दें, तो मुरारी देसाई की सरकार कैसे गिरी, चौधरी चरण सिंह ने गिराई, चौधरी चरण सिंह कैसे पद से हटे, चंद्रशेखर कैसे पद से हटे, कैसे उनकी सरकार गिरी, वीपी सिंह कैसे गिरी, देवगौड़ा की सरकार कैसे गिरी, इंद्र कुमार गुजराल, तमाम गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल पर निगाह डालें तो नरेंद्र मोदी ने ये तो आज इंगित किया है कि अगर एक ही व्यक्ति 5 साल शासन करे तो ये खूबी केवल उनके पास है। भाजपा का जिक्र मैं नहीं कर, कांग्रेस का जिक्र मैं नहीं कर रहा, क्षमा करें। लेकिन जो गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने वो किस तरह और घटकों में मिलकर के जब सरकार बनती है तो इस घटक का ये प्रधानमंत्री, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद कोई और रक्षा मंत्री घटक का, इस घटक का, उस घटक का, ये तमाम बातें भाजपा ने भी झेली है जब जनता पार्टी में रही है और फिर जनता पार्टी से अलग होना पड़ा। तो आज प्रधानमंत्री ने हरियाणा की इस रैली में ईडी का प्रधानमंत्री बनेगा, ईडी गठबंधन का, तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। जिनके सत्ता में आने का सवाल ही नहीं मानते वो किसी कीमत पर, दूर दूर तक नहीं मानते। भाजपा में परसेप्शन है, जनता में भी जो मोदी के समर्थक है उनमें परसेप्शन है कि 400 भी नहीं आएंगी तो 370 तो आएंगी। ये परसेप्शन है। मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों बातों में नहीं जा रहा, लेकिन ये परसेप्शन है मोदी समर्थकों में, भाजपा के लोगों में, ऊपर से नीचे तक। तब ईडी के प्रधानमंत्री बने, ईडी सत्ता में आए तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। ये नई बात क्यों कह दी उन्होंने? क्या उस अस्थिरता की आशंका को दिखाकर हरियाणा के लोगों को एकजुटता का संदेश देना चाहते थे, अनुशासन का संदेश देना चाहते थे, मजबूती का, देश की मजबूती का संदेश देना चाहते थे, या कि 4 बार के मतदान के बाद 5वीं बार से पहले उनके मुंह से अचानक ये कैसे निकल गया? ये सुनते हैं क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, और कीमत क्या है? देश की सुरक्षा,
देश की स्थिरता, देश का सम्मान, और 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ये इनकी सरकार चलाने का फॉर्मूला है। अब इनकी सरकार के बनाने का फार्मूला है, अब वो फार्मूला एग्जीक्यूट करने का वक्त भी आएगा या नहीं, अभी तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन आज इस फार्मूले को क्यों, मैं मानता हूं कि देश की स्थिरता, देश की मजबूती, आत्मसम्मान, ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाते हैं और बीजेपी के पक्ष में भी जाते हैं। लेकिन एक नए अंदाज में उन्होंने आज बात कही है, ये चौंकाने वाली मुझे लगती है। चलिए आगे चलते हैं। आज आपको राजस्थान विधानसभा की एक घटना बताते हैं। 15 कमेटियों का गठन किया विधानसभा अध्यक्ष ने, उनको पास अधिकार है, पर कमेटियां बनाई उन्होंने, अनुशासन समिति और तमाम समितियां बनती है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है, एक नियम समिति बनाई है, जिसे लगता है कि बड़ा भारी फेरबदल करना चाहते हैं नियमों में। इस नियम समिति में अध्यक्ष तो है विधानसभा अध्यक्ष देवनानी खुद। सदस्य कौन कौन है आप नाम सुन के चौंक जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नियम समिति के सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नियम समिति की सदस्य हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इसी नियम समिति के सदस्य हैं, और हनुमान बेनीवाल पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक और प्रत्याशी नागौर से इंडी गठबंधन के, वो भी इस कमेटी के। और ये चारों एक साथ एक जाजम पर बैठ जाएं, ये बड़ा अजूबा होगा राजनीतिक रूप से, पर ये बड़ा साहसिक फैसला लिया विधानसभा अध्यक्ष ने, देवनानी ने। और इनके इस फैसले के बाद इसमें 2 मेंबर और भी हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी विधायक प्रताप लाल भील, दीप्ति महेश्वरी, 2 तो ये हैं और एक मुरारीलाल मीणा है। लेकिन ये बात उतनी महत्वपूर्ण है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत और सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल चारों एक कमेटी के मेंबर, और चारों एक साथ बैठेंगे। और क्या विधानसभा के नियमों में कोई फेरबदल करने की बड़ी तैयारी है, और इस लेवल की हाई लेवल कमेटी आज बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और भविष्य के लिए ये हो सकता है कि बड़ी गंभीर बात हो जाए। विधानसभा में नियमों में, कानून में आमूलचूल परिवर्तन हो। लेकिन इसे आज सबने चौंकाया। अब एक और बात कहते हैं, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नई बात की है, विधानसभा दर्शन की, जन दर्शन। और आज महारानी कॉलेज की छात्राओं ने जन दर्शन भी देखा। और जन दर्शन कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखाकर विधानसभा परिसर में जाकर देख सकता है विधानसभा। तो उन्होंने जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की और करोड़ों लोग आए और देखें अपनी विधानसभा को। ये देखिए महारानी कॉलेज की छात्राएं देख रही हैं विधानसभा भवन को, जब सदन नहीं चल रहा है उस वक्त आकर एक आकर्षण भी बढ़ेगा और संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जानकारियाँ भी होंगी। और ये जो बने स्टैचू और संग्रहालय, लाइब्रेरी, ये सब भी वो देख सकेंगे और आम आदमी भी देख सकेगा। ये देखिए क्या विचार है वासुदेव देवनानी का, ये सुनते हैं। प्रदेशवासियों को विश्व संग्रहालय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये संग्रहालय वास्तव में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र है, जिससे हमको अतीत का दृश्य, वर्तमान का समझने और भविष्य की दिशा तय करने वाले होते हैं। और यह प्राचीनतम संस्कृति और धरोहर को वर्तमान में जोड़ने का सेतु बनता है। अब जाते जाते मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के नेता भाजपा और कांग्रेस के पूरे देश में फैल गए हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव 2 चरणों में समाप्त हो गए थे। उड़ीसा की कमान मुख्यमंत्री भजनलाल तो कोलकाता गए, गुवाहाटी गए, उड़ीसा गए, भुवनेश्वर गए, इससे पहले मुंबई गए और सूरत गए, जहाँ संभव है राजस्थानी हैं वहाँ जाकर वो तिरुपति बालाजी भी गए, संबोधित कर रहे हैं, राजस्थानियों को इकट्ठा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का, प्रवासी राजस्थानियों को करें। लेकिन उड़ीसा में खास तौर पर सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष भी डेरा डाले हुए हैं प्रवासी राजस्थानियों के बीच, और भूपेंद्र यादव ने वहाँ जाकर कमान संभाल ली। अलवर का चुनाव खत्म होते ही वो सीधे वहाँ पहुँच गया उड़ीसा। और राजस्थान के बहुत सारे लोग तेलंगाना और उड़ीसा हैं
और जहां तेलंगाना में चुनाव खत्म हुए वहीं से उड़ीसा पहुंच गए। तो साउथ इंडिया में कैसे राजस्थान के लोग भाजपा के जाकर बीजेपी पक्ष में वातावरण बना सकते हैं? प्रवासी राजस्थानियों को, जो मारवाड़ी समुदाय है खासतौर पर, और राजपुरोहित हैं और दूसरी ऐसी कई जातियां हैं जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालती हैं, संचालित करती हैं, प्रभावित करती हैं, उन सबको एकजुट करके कैसे बीजेपी का पक्ष में वोट डलवाया जाए। राजस्थान का बड़ा भारी कार्य राजस्थानी भाजपा का चल रहा है। और कांग्रेस में भी पंजाब में खासतौर पर 10 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, उनमें 7 राजस्थान के हैं और अशोक चांदना हैं और ऐसे कम से कम टीकाराम जूली है, गुरदासपुर में, फरीदकोट में राहुल कस्बा नए बीजेपी से कांग्रेस में आए, चूरू से चुनाव लड़ा, उनको भी लगा दिया गया है फरीदकोट में। फिरोजपुर में डॉक्टर रघु शर्मा हैं, आनंदपुर साहिब में सांसद नीरज डांगी हैं, बठिंडा में गोविंद राम मेघवाल जिन्होंने चुनाव लड़ा है कांग्रेस के टिकट पर, बीकानेर से वो हैं। तो कांग्रेस में राजस्थानी पंजाब को संभाल रहे हैं, बीजेपी में ऐसे जहाँ जहाँ प्रवासी राजस्थानी वहाँ संभाल रहे हैं, लेकिन अब अगले परसों होने वाले चुनाव में और उसके बाद भी उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना, ये सारे इलाके जहाँ जहाँ प्रवासी राजस्थानियों का प्रभाव है, वहाँ राजस्थान की भाजपा ने जाकर डेरे तंबू लगा दिए हैं और कोशिश करें कि इस तरह साउथ इंडिया में प्रवासी राजस्थानी, जो साउथ इंडिया की धारा से अलग है, हिंदी भाषी व्यक्ति है, वो किस तरह भाजपा की मुख्य धारा से जुड़ जाए। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और हफ्ते भर की राजनीतिक गतिविधियों का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।